हाय स्टूडेंट्स, आई एम साहिल। वेलकम टू चैनल ऑफ आईआईटी मंथन। आज हम करेंगे E2 रिएक्शंस। लास्ट क्लास में हमने E1 के बारे में पढ़ा था, तो हम अभी रिएक्शन मैकेनिज्म्स में क्या क्या पढ़ चुके हैं। E1 E2 नहीं सॉरी SN1 SN2 E1 और आज E2 का नंबर है। हाँ, तो जैसे कि E1 जो था, जब हम E1 पढ़ रहे थे तो इट वॉज वेरी सिमिलर टू SN1। SN1 के बहुत क्लोज था E1। SN1 और E1 में काफी सिमिलरिटीज थी, जैसे कि ये दोनों के दोनों दो स्टेप में हो रहे थे। इनका मॉलिक्युलैरिटी 1 था, राइट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 था इनका। और क्या था, कार्बोकेटाइन बन रहा था दोनों में। तो वैसे ही हम सोचेंगे कि E2 और SN2 में भी सिमिलरिटीज हैं, पर उतनी नहीं है। तो लेट्स स्ट्रेट अवे मूव ऑन टू द मैकेनिज्म। तो एक बात तो याद रखनी है हमें, SN1 SN2 क्या नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इनका नाम ही क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इन दोनों में रिएजेंट जो होगा वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, राइट। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसको पॉजिटिव चार्ज की तलाश हो और जो इस बॉन्ड पे आके अटैक करे, राइट। और E1 E2 में दोनों में ही हमें एक अच्छा बेस चाहिएगा, मतलब हमारा रिएजेंट जो है अच्छा बेस चाहिएगा। और बेस का काम क्या होगा, बेस का काम होगा H+ को एक्सट्रैक्ट कर ले, या फिर जो जहां पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वहां से हाइड्रोजन को ले जाए। तो इतना हमें याद रखना है, SN1 SN2 में न्यूक्लियोफाइल का काम है, E1 E2 में बेस का काम है। फिर SN1 SN2 को कंपेयर करें अगर, तो न्यूक्लियोफाइल दोनों में है, लेकिन SN1 में काफी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता था। ऐसा क्यों था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों था? क्योंकि इसमें जाके खुद से अटैक करना है, राइट। SN1 में क्या है, पहले कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर आराम से जब कार्बोकेटाइन बन जाएगा तब न्यूक्लियोफाइल आएगा, राइट। पर SN2 में क्या था, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनता था, उसमें क्या था, पहले ही जाके न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर देगा, वेट नहीं करेगा बॉन्ड ब्रेक की, इसलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था। कुछ ऐसा ही E2 में भी है। E1 में इनके फर्स्ट स्टेप सिमिलर थे, सेम थे, कार्बोकेटाइन बन रहा था, है ना। तो इसमें भी बेस वेट करेगा आराम से, पहले जब कार्बोकेटाइन बन जा रहा है फिर जाके अटैक करेगा, राइट। इसके अंदर ऐसा नहीं है, तो इसके अंदर भी हमें चाहिएगा स्ट्रॉन्ग बेस। तो एक काफी स्ट्रॉन्ग जो है डिफरेंशिएशन करनी हो E1 E2 की, तो वो क्या है, इसमें हमें चाहिए एक तगड़ा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, जो वेट ना करे, जाके अटैक कर दे, ठीक है। अटैक, फटाफट जो अटैक कर दे। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे, जैसे कि NH2- CH3O-, ये है स्ट्रॉन्ग बेस। इनके कॉन्जुगेट एसिड तुम देखोगे तो बहुत वीक है। NH3 कोई एसिड है क्या, मतलब है, पर गिनती अगर करोगे तो उसकी कितनी वीक एसिड है, तो उसका बेस क्या होगा, अच्छा वाला स्ट्रॉन्ग। एल्कोहल्स कुछ एसिडिक होते हैं क्या, बहुत ही कम, तो उनका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा। फिर इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग है, ये गजब का स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह के स्ट्रॉन्ग बेस जो होंगे काफी पावरफुल, वो जाके खुद से अटैक करेंगे। और E2 में अगर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बेस लिखा हो तो फिर हम समझ जाएंगे कि E2 होने वाला है। तो एक मेजर डिफरेंस क्या है स्ट्रॉन्ग बेस का, इनमें भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का। तो लेट्स कम ऑन टू द मैकेनिज्म। फिर तो अभी जो पॉइंट्स देखे हमने, क्या है, E2 में स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, ये भी सिंगल स्टेप में होता है, जस्ट लाइक SN2। यहां पे SN2 और E2 सिमिलर है। चलो एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं। R CH2 CH, तो सपोज ब्रोमीन यहां पे है और हाइड्रोजन यहां पे है।
तो क्या होगा, हमारा बेस आएगा, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग सा बेस लेते हैं, NH2 माइनस, तगड़ा बेस कोई आया, उसने क्या किया, इसको रिमूव करने की कोशिश की। जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, इसने क्या किया, उन इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश की और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चलता बना। क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्म करने में काबिल है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चलता बनेगा। तो सिंगल स्टेप में हम लिख सकते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2। तो स्ट्रॉन्ग बेस ने क्या किया, सिंगल स्टेप में ही H प्लस को ले जाने की तैयारी हुई, उसको ले जाने की तैयारी हुई, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आए, इसने इसको दिए और फिर इसके इलेक्ट्रॉन, इसको यहां से इलेक्ट्रॉन मिले तो ये बॉन्ड टूट गया, यहां से रिलीज क्या हुआ, ऐसे लिख सकते हैं NH3 प्लस NaBr। ठीक है, ये एक स्टेप में मैकेनिज्म है, तो सिंगल स्टेप का है। और एक और इंफॉर्मेशन क्या मिली हमें यहां से, सेकेंड ऑर्डर का है ये, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर मतलब जो इसका RDS है, जो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो इसका सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, वैसे तो है इसमें एक ही स्टेप, तो वही RDS होगा। उसमें कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, एक तो ये और एक इसका सॉल्वेंट का, ठीक है, इसका भी तो रोल है, ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है ये, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि जो स्लोएस्ट स्टेप है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है। तो हमें क्या क्या पता लगा, स्ट्रॉन्ग बेस, सिंगल स्टेप, सेकेंड ऑर्डर। एक और बात, इसमें एंटी रिमूवल होगा, एंटी रिमूवल होगा, कहने का मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन सेम साइड ना हो, ये दोनों ऑपोजिट साइड होने चाहिए, तो रिमूवल क्या होगा, एंटी। ये एग्जांपल से क्लियर होगा, इसको जो है हम, ये एंटी होनी चाहिए, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे होगी, एंटी। चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास ये ब्रोमीन है और बगल में ये CH3 है और ये हाइड्रोजन है, और इसके साथ वाले ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। देखो अगर एक स्टेप में हो रहा है, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें रीअरेंजमेंट तो होगी नहीं, सिंगल स्टेप है, कहीं इधर उधर भटकेगा नहीं। जो ब्रोमीन के बगल में हाइड्रोजन है वही एलिमिनेट होना है, जो कार्बन और एल्के हेलोजन का बॉन्ड है उसके बगल वाला ही ब्रेक होगा। नाउ अगर इसमें हम सोचते हैं एलिमिनेशन करवाने की, E2 मैकेनिज्म से करवानी है, तो एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बेस लो, NH2 माइनस, हीट करो, तो अब अगर हम स्टेबिलिटी से देखें, ये तो जाएगा ही, इसको तो जाना ही है, और बगल वाला हाइड्रोजन कौन सा जाएगा, पहले तो देखो एक कंडीशन नेसेसरी क्या है, इट इज अ बीटा एलिमिनेशन, और बीटा मतलब इट इज अ बीटा एलिमिनेशन, बीटा मतलब ये अल्फा हो गया कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसके बगल वाला जो है उसका ही हाइड्रोजन जाना चाहिए, मतलब ये कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है और इस कार्बन के बगल में कौन सा कार्बन है, एक ये, तो हाइड्रोजन यहीं से और यहीं से जाना चाहिए बस, और कहीं से नहीं जाएगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी इसमें, तो इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। हाँ, अब अगर हम सेजियस रूल से देखें तो ब्रोमीन इसका निकाल दो, हाइड्रोजन इसका निकाल दो, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3, राइट। प्रोडक्ट ये आया, अगर ये ब्रोमीन निकला, ये हाइड्रोजन निकला, या फिर अगर हाइड्रोजन उसका निकालते हैं तो प्रोडक्ट कौन सा आया, ये वाला आया, राइट। मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है, ये वाला है,
इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इस एल्कीन के? 3, 2 5, 2 7, 7 है अल्फा हाइड्रोजन। इसके कितने हैं? 2 और 1 3। तो विच इज मोर स्टेबल? दिस काफी ज्यादा स्टेबल है ये, बट बनेगा कौन सा? यही बनेगा। द रीजन बीइंग कि दिस इज एन एंटी एलिमिनेशन, एंटी होगी एलिमिनेशन। तो स्टीरियो केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा कोई सीन है, जैसे ये क्या था, ये हमारी तरफ आ रहा है बॉन्ड, है ना, और ये वाला बॉन्ड भी हमारी तरफ आ रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में जो बॉन्ड्स हों अगर वो नहीं टूटेंगे। इसमें ये हाइड्रोजन बैक ऑफ द प्लेन है, ये फ्रंट पे है, वेज डैश स्ट्रक्चर याद करो, तो ये पॉसिबल है रिमूव होना। यहाँ डबल बॉन्ड पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। अगर सपोज एक और क्वेश्चन करें तो समझ गए ये क्यों बनेगा, क्योंकि दिस हैज टू बी एंटी एलिमिनेशन। अगर उसके पास हाइड्रोजन ना हो, जैसे ये केस देखो, अगर कहीं कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस हो, क्लोरीन, हाइड्रोजन CH3, यहां पे हाइड्रोजन CH3, और ले आओ एक तगड़ा सा बेस, कर दो इसको हीट, तो फिर हम क्या बोलेंगे? कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इससे क्या सीख मिलती है कि E2 रिएक्शन के लिए हमें मस्ट है कि दूसरा जो हाइड्रोजन है, जहां तक ओरिजिनल चला जाएगा, समझ गए हम, और ये जिस हाइड्रोजन को लेके जाएगा वो इसके एंटी हो। करेक्ट। और अगर इसको हम न्यूमन प्रोजेक्शन में देखें, और बोले NH2 माइनस आया हीट के साथ, तो कौन सा हाइड्रोजन जाएगा? जो इसके एंटी है, जो जस्ट ऑपोजिट है। तो कौन सा हाइड्रोजन जाएगा? ये वाला। तो न्यूमन प्रोजेक्शन में अगर दिया हो तो हमें पता है जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के एंटी हो, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के एंटी हो, वही वाला हाइड्रोजन जाने वाला है। और अगर चेयर प्रोजेक्शन ले लो, सपोज ये क्लोरीन है, एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है, और सेम रिएक्शन अगर कराएं NH2 माइनस हीट के साथ, तो फिर कौन सा हाइड्रोजन जाएगा? जो एंटी हो। ये वाला तो नहीं जा सकता, दोनों ये सिस टाइप पे हैं, तो कौन सा हाइड्रोजन जाएगा? जो ट्रांस है। ऐसे ही बोल सकते हैं, ट्रांस हाइड्रोजन रिमूव होगा या फिर एंटी रिमूव होगा। तो ट्रांस कौन सा है? देखो, जाना तो बगल वाले कार्बन का ही है, तो इस पे नजर आई पहले, इस पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, पर ये पूछ रहा है, चलो ये 1 और 2 में पूछ रहा है कौन सा रिमूव होगा। तो फिर ये डाउन है, ये अप है, ये वाला हाइड्रोजन जाने वाला है, बिकॉज ये और ये सिस के फॉर्म में है, ये ट्रांस के फॉर्म में है, और इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इसको देगा, सपोर्ट करेगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन छोड़ के गया है इसके पास आ गए, ये इससे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, और वो ये वाले इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, क्लोरीन चला गया, मतलब बॉन्ड बनने वाला है इन दोनों कार्बन्स के बीच में। तो अब हमें हर फॉर्म में समझ आएगा कि एलिमिनेशन होने वाली है एंटी। अगर एंटी हाइड्रोजन हो ही ना तो फिर एलिमिनेशन नहीं होगी। ट्रांस बोल सकते हैं, एंटी बोल सकते हैं। अगर ये वाला हाइड्रोजन प्रेजेंट है तभी एलिमिनेशन होगी। E2 ना, E1 के बारे में नहीं बोल रहे हैं, E2 के बारे में बोल रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस हीटिंग लाओ तो फिर इट इज अ मस्ट कि हाइड्रोजन जो है एंटी हो, वरना एलिमिनेशन E2 से नहीं हो। तो ये ध्यान रखना है पॉइंट एंटी एलिमिनेशन का। और एक और पॉइंट क्या ध्यान रखना है हमें कि इसमें एलिमिनेशन के दौरान, एलिमिनेशन जब होगी तब सेट-जेफ्स रूल लगेगा। कौन सा सेट? सेट-जेफ्स रूल लगेगा, और कभी कभी हॉफमान्स रूल भी लगेगा।
कौन सा मान? हॉफमान। तो कभी कभी सेटजेफ रूल लगेगा और कभी कभी हॉफमान रूल लगेगा। सेटजेफ रूल कब लगेगा? जब हमारा नॉर्मल बेस हो जाएगा छोटे साइज का NH2 माइनस, ठीक है, CH3O माइनस, ये सारे E2 वाले बेस हैं। जब भी मैं कोई बेस लिख रहा हूं आज के लेक्चर में तो दैट इज पर्टेनिंग टू E2, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस ही ले रहा हूं आज। C2H5O माइनस, OH माइनस भी चलो बहुत इन ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उससे, फिर भी OH माइनस, ये जब ये बेस होंगे जब CH3 माइनस, तो जब ये स्ट्रॉन्ग बेस यूज होंगे उस दौरान तो सेटजेफ रूल फॉलो होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर ये ब्रोमीन है और हम E2 करवा रहे हैं, मतलब कोई छोटा बेस ले रहे हैं और हीट दे रहे हैं, तो मेजर प्रोडक्ट होगा ये, ठीक है। सिस ट्रांस तो अलग है, तो क्यों ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ये है? कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें? 6 है। तो सेटजेफ रूल तो यही है। साथ में इसको बोलेंगे हम मेजर और प्लस इसको बोलेंगे माइनर, और इसको बोलेंगे हम सेटजेफ प्रोडक्ट, जो कि क्या बोलते हैं सेटजेफ की ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाला ही ज्यादा बनेगा, और ये होगा माइनर। तो हम समझिए सेटजेफ तब बनेगा जब छोटा बेस हो नॉर्मल साइज का। अब हॉफमैन पे आते हैं। सेम ही सबस्ट्रेट लेके, ये क्या था? ब्यूटेन पे ब्रोमीन था सब्स्टिट्यूटेड और 2 हाइड्रोजन ले लो। मतलब अगर छोटा बेस आया तो इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा ताकि ये हो 2 ब्यूटीन फॉर्म हो, ब्यूटुइन फॉर्म हो। उससे क्या होगा? वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है प्रोडक्ट। और अगर बड़ा बेस आया कोई, सपोज टर्जरी ब्यूटाइल आया मान लो कोई, ठीक है, Na+ और हीट के साथ है ये भी काफी स्ट्रॉन्ग बेस, और E2 करवाना चाह रहे हैं अगर हम, तो फिर ये मेजर प्रोडक्ट होगा। उस केस में हॉफमान्स प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। तब मेजर प्रोडक्ट, इसको हॉफमान्स प्रोडक्ट भी बोलेंगे, प्लस ये माइनर प्रोडक्ट होगा। इसका रीजन क्या है? देखो, अगर बल्कि बेस हो, मतलब हॉफमान्स रूल हम ये याद कर सकते हैं कि अगर बल्कि बेस हो तो हम अपना अल्फा कार्बन देख लेंगे, है तो क्या ये बीटा एलिमिनेशन। अल्फा कार्बन कौन सा है हमारा? जो हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, इस केस में ये था। और बीटा कार्बन कौन से होंगे? उसके बगल वाले कार्बन। तो कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, ये कैसे डिटरमिन होगा? सेटजेफ रूल से। अगर नॉर्मल कोई बेस आते हैं, अगर कोई बहुत बल्कि ग्रुप आ रहा है, ठीक है, अगर कोई बल्कि ग्रुप आ रहा है, तो फिर जैसे EtN3 प्लस इस तरह का कोई भी बल्कि ग्रुप अगर है, ये इथाइल ग्रुप है नाइट्रोजन के साथ, अगर कोई बहुत बल्कि ग्रुप आ रहा है तो हम सोच लेंगे अगर बेस है बल्कि, तो फिर कौन सा अल्फा बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा? जो दूर हो, कम हिंडर्ड हो। अगर ये साइज ही इतना बड़ा है इसका, तो इस यहां तक पहुंचना इस बेस के लिए मुश्किल है। ये बिल्कुल कोने में है, आखिरी है, तो फिर ये एलिमिनेट होना आसान है। तो इतना हम समझ गए। सेटजेफ में नॉर्मल बेस के साथ प्रोडक्ट आएगा, और हॉफमैन कब आएगा? जब बल्कि बेस आ जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो ये है एग्जाम्पल हमारा। इसमें 2 केस करते हैं। पहले नॉर्मल बेस लाते हैं, नॉर्मल साइज का बेस, और फिर
टर्जरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, इसका केस लाते हैं ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, टर्जरी ब्यूटॉक्साइड और एक बार NH2 माइनस, ये बेस आ रहे हैं, तो क्या क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे 1 और 2 में? एक बार पॉज करके सोचो कौन कौन से प्रोडक्ट्स होंगे 1 और 2 में। अब देखो 1 में क्या होगा, पहले तो देखो अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है हमारा, जो ये है ये अल्फा है, राइट, अल्फा कार्बन ये है। अब बीटा पे ध्यान दो, बीटा कौन कौन से हैं, एक तो ये भी है, ये वाला बीटा है, ये वाला है और ये भी है, करेक्ट, इस कार्बन से जो कार्बन जुड़े हैं वो। तो फर्स्ट केस में तो नॉर्मल बेस आया है, सेड्जर्स रूल के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन होगी, इसकी भी हो सकती है, इसकी भी, और इस वाले हाइड्रोजन की भी, राइट, CH2H ऐसे लेके चलते हैं इसको। तो तीनों में से सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सा आएगा? सेड्जर्स रूल क्या बोलता है? मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, राइट। और इसको तुम कौन से रूल से समझ सकते हो? ये सेड्जर्स रूल है। हाइपर कॉन्जुगेशन से भी इसको जस्टिफाई कर सकते हो। जितने ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उतना स्टेबल कोई भी एल्कीन होगा। इधर ध्यान दो, अगर तो मेरे हिसाब से ये वाला बनना चाहिए। ये कार्बन तो इन्वॉल्व होगा ही डबल बॉन्ड में, इधर यहां पे फायदा है मुझे लग रहा है। कितने अल्फा कार्बन है इसके, हाइड्रोजन है इसके पास, अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास 3 3 6 2 8 और 2 10 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। छोटा बेस, हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, छोटा बेस है तो फिर सेड्जर्स रूल बनना, सेड्जर्स प्रोडक्ट बनना चाहिए मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड। मुझे नहीं लग रहा इससे ज्यादा बनेगा। अगर इसके ये बनाते हो तो फिर 3 4 5 6 ही बन पाएंगे, और ये बनाओगे तो 1 2 3 ही बनेंगे। तो फर्स्ट केस में तो ये होगा मेजर प्रोडक्ट, बनेंगे सारे बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बनेंगे। बाकी हमने फर्स्ट में लगाया सेड्जर्स का मेन प्रोडक्ट, और सेकंड में लगाएंगे हॉफमान्स का। तो हॉफमान के हिसाब से कौन सा हाइड्रोजन, ये काफी बल्कि बेस है, कौन सा हाइड्रोजन निकालना सबसे आसान है? ये वाला आसान है। तो सेकंड के लिए द मेजर प्रोडक्ट विल बी दिस। दैट्स इट, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन गया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और ये ना ये, उसने ये हाइड्रोजन चूज किया जो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझ गए हैं इसमें, पहला तो एंटी एडिशन होगा, दूसरा प्रोडक्ट तो इसमें कोई रिअरेंजमेंट वगैरह होगा नहीं, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देख लो, वो अल्फा हो गया। बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन देख लो कौन कौन से जा सकते हैं। छोटा बेस है तो सेड्जर्स रूल बना दो मेजर प्रोडक्ट, और अगर बल्कि बेस आया है तो फिर हॉफमान्स वाला बना दो मेन प्रोडक्ट, और एंटी एडिशन मस्ट है। अब ऐसा एंटी, देखो सारे हाइड्रोजन जो हैं होने चाहिए एंटी ही, ये भी एंटी था ये भी, और इसको भी ऐसा दिखाना मस्ट है। ये बॉन्ड भी हमारा इसके ऑपोजिट होना चाहिए, तभी बात बनेगी। इसको कैसे भी दिखा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसके ऑपोजिट में होना चाहिए तभी जा पाएगा, वरना सवाल ही नहीं उठता। फिर अगर ऐसा दिखा दिया, सपोज ये देखो, मैंने क्यों नहीं दिखाया इसमें, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, कोई 30 मतलब 3 हाइड्रोजन में से कोई एक तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, कोई एक तो ऐसे होगा ही होगा, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत थी नहीं इस क्वेश्चन में। मगर अगर ऐसा केस नहीं है तो उसको सोचना ही नहीं है, ना तो सेड्जर्स के लिए ना हॉफमान्स के लिए। वो जो हाइड्रोजन है, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री शो हुई है तो केवल वही हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा जो एंटी पोजीशन में है, वरना तो दिमाग हम लगाएंगे ही नहीं, वरना तो एलिमिनेशन पॉसिबल है ही नहीं E2 के थ्रू। तो क्या क्या सीखा हमने? एंटी एडिशन, सेड्जर्स और हॉफमान्स कब कब लगेगा, और
एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, हाँ देखो E1 SN1 से स्टार्ट करते हैं। SN1 किस सबस्ट्रेट में ज्यादा होता है, देखो इसकी सारी कहानी शुरू होती है कार्बोकेटाइन से, देयरफॉर 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। E1 की भी सारी कहानी ऐसे शुरू होती है कार्बोकेटाइन से। तो हमें समझ में आता है दोनों के लिए, दोनों का रेट ज्यादा कब होगा, जब हमारा सबस्ट्रेट 3 डिग्री है, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री। और अगर हम SN2 की बात करें, इसमें ऑपोजिट होता है। कौन सा रूल गवर्न करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसमें सबसे कम हो उसका रेट सबसे आसान है। कार्बोकेटाइन वेटाइन का चक्कर नहीं होता इसमें। अब E2 ऐसा लगेगा क्योंकि इसकी बाकी चीजें सिमिलर है थोड़ी बहुत SN2 की, SN2 से, जैसे कि एक स्टेप में हो रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है इसमें, तो कुछ चीजें सिमिलर हैं। और इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है। तो दिमाग में जनरली ऐसा आता है कि भाई ये भी यही ऑर्डर फॉलो करेगा, बट ऐसा नहीं है, ये भी यही ऑर्डर फॉलो करता है। ठीक है, जनरली ये मिस्टेक हो जाती है क्योंकि दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस, सिंगल स्टेप, सेकेंड ऑर्डर, तो ऐसा लगता है ये भी 1 डिग्री में ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। वाई? बिकॉज उसकी रीजन क्या है, 3 डिग्री कार्बन is more substituted and hence more stable alkene will be formed। किस रूल से? नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे उसके। एक की पॉइंट का डिफरेंस क्या है, E2 में, E2 कब होगा ज्यादा, 1 डिग्री के लिए, फिर 2 डिग्री के लिए, और उसके बाद 3 डिग्री के लिए। तो ये एक चेंज है जो नॉर्मली मिस कर देते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा उसके नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा मिलेंगे और वो ज्यादा स्टेबल भी होगा, राइट। तो ये याद रखना है की डिफरेंस। तो देखो E2 में हमने क्या देखा था, एंटी एलिमिनेशन होती है, बीटा एलिमिनेशन। तो उसकी क्या रीजन है, देखो एक तो ऐसा बोलते हैं, मतलब एक तो ऐसा रीजन गिवन होता है कि जो बेस आएगा, बेस के पास क्या होगा, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर सपोज इसमें 2 हाइड्रोजन है, बेस के पास ऑप्शन है इस हाइड्रोजन को भी निकाल सकता है, इस हाइड्रोजन को भी निकाल सकता है, राइट। बेस के पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे जो ग्रुप लीविंग ग्रुप होगा, जैसे ब्रोमीन होगा या कोई और भी लीविंग ग्रुप होगा, वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ये जो है इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और प्लस माइनस डेल्टा चार्ज तो इसके पास होगा ही। और जब ये छोड़ के जाएगा, जब ये लीविंग ग्रुप बनेगा, तब तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, बेस भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच। तो दोनों एक तरफ से आना की, ये दोनों एक तरफ होने की अगर होते हैं तो क्या होगा, स्टेबिलिटी घटेगी, अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसलिए ये इस एंड से अटैक नहीं करता है। क्या प्रेफर करेगा वो, इसके ऑपोजिट, इलेक्ट्रॉन रिच ये भी है, इलेक्ट्रॉन रिच हमारा बेस भी है, तो यहां पे ना जाके इट विल अटैक फ्रॉम दिस साइड, बेस CH3O-, ये यहां पे अपना असर डालेगा। यहां आया तो रिपल्जन के वजह से अटैक ढंग से नहीं कर पाएगा। एक तो ये रीजन है, और एक ऐसी रीजन भी है कि ये जो बॉन्ड्स बना रहा है, इसमें क्या करना है, इसमें इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इस कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, राइट। E2 में ऐसा ही होता है। तो जो एंटी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इस कार्बन के,
इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो इस तरफ होगा अगर ये इस तरफ है तो, और अगर वो इस तरफ हुआ तो पाई बॉन्ड ये जो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के गया है हाइड्रोजन उसके और इसके बीच में बनेगा। तो दोनों ही रीजन दी जाती हैं, एक तो ये कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो पाई बॉन्ड बनना आसान हो जाएगा, और दूसरी ये जो समझने में थोड़ा ज्यादा आसान है मगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोनों ही रीजन याद रखो, रिपल्जन वाली भी और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी। एग्जाम्स में मोस्टली ये बहुत ऑफन क्वेश्चन आता है E2 से क्वेश्चन लास्ट कुछ ऐसे तो पक्का आ ही रहा है 2-3 साल से। तो हमने क्या देखना है कि स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, कि सारे रूल्स जो हमने किए हैं कब लगेंगे E2 वाले, जब एक स्ट्रॉन्ग बेस हो और डेल्टा हीट हो। ये जनरली कौन कौन से यूज हो रहे हैं, CH3O- मतलब ऐसे नहीं दिया होगा, Na+ के साथ होगा, और साथ में सॉल्वेंट कौन सा होगा, अल्कोहल, या फिर अल्कोहलिक KOH दे दिया जाएगा, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH और CH3ONa along with CH3OH, या फिर ब्यूटॉक्साइड along with टर्जरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये सारे रिएजेंट्स जनरली दिए रहते हैं। अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH जहां दिया हुआ है along with हीट, तो समझ जाना E2 रिएक्शन हो रहा है। अभी E2 के सॉल्वेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे चारों में, फिर सॉल्वेंट की बात करेंगे। तो इसमें ये अगर रिएजेंट आए तो दिमाग में E2 आ जाना चाहिए along with हीट। हीट तो दी ही होगी एलिमिनेशन में। फिर अगर ऐसी कोई कंडीशन हो, सपोज ये कंडीशन है हमारे पास, ब्रोमीन और ये, और यहां एलिमिनेशन करवानी है अगर, तो फिर कोई और रूल भी लग सकता है। यहां पे क्या रूल लगेगा, अगर यहां पे बॉन्ड बने तो कोई फायदा होगा क्या, यहां बॉन्ड बनेगा तो फिर यहां तो अगर बॉन्ड बनेगा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर गिन सकते हैं, करेक्ट। मगर अगर यहां बॉन्ड बने तो अगर इसकी एलिमिनेशन करवानी हो तो मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा, ये वाला आएगा। क्यों, बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन है मतलब रेजोनेंस है, और रेजोनेंस इज अ वेरी बिग फैक्टर। हाइपर कॉन्जुगेशन से भी प्रायोरिटी हम रेजोनेंस की या कॉन्जुगेशन की ऊपर रखते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स तो ध्यान में होंगे ही, जो बाकी रूल्स हैं। अच्छा, CH3- ये कभी हो सकता है, जैसे लिथियम एल्काइल, ये रीजन यूज हो रहा है अगर मान लो, तो जैसे CH3O- दिया हुआ है तो अकेला तो नहीं होगा, Na+ भी होगा कहीं ना कहीं, ऐसे CH3- दिया हुआ है तो इसके साथ यूज हो सकता है। या फिर ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये ट्रिपल बॉन्ड भी बनाने में काम आएगा। जैसे केस देखो, ये नोट कर लो, ये वाला भी बेस, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसा कोई बेस आए तो हम समझ जाएंगे कि E2 होने वाला है। बेस सबसे स्ट्रॉन्ग ये होगा, NH2- से भी स्ट्रॉन्ग होगा ये, ठीक है। क्यों, कार्बन का नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बहुत दिक्कत है, बहुत ही ज्यादा इसको जरूरत होगी H+ की, इसलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जैसे हम ट्रिपल बॉन्ड लाते थे, याद करो एलिमिनेशन जब करवाते थे ट्रिपल बॉन्ड की, तो यहां तक डबल बॉन्ड लाने में तो OH- भी काम कर जाता था, मगर अगर ट्रिपल बॉन्ड लाना हो तो OH- काम नहीं करेगा। फिर क्या चाहिए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा बेस, जैसे NH2- लेते थे और CH3- मतलब Li के साथ, या फिर R2N Li, ठीक है। ये भी होगा क्या असल में, R2N- ही होगा। तो ये सारे बेस नोट कर लो। ये क्या करेगा, फटाफट OH- नहीं करेगा, ये
एक असाइनमेंट में क्वेश्चन भी था इसके ऊपर, ट्रिपल बॉन्ड के लिए कौन सा बेस आएगा काफी स्ट्रॉन्ग, इससे काम नहीं चलेगा। तो फिर ये सारे बेस जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, 1 2 3, मतलब E2 के लिए भी ये बेस नोट कर लो स्ट्रॉन्ग है। और अगर डबल से ट्रिपल बॉन्ड लाना है तो उसकी एलिमिनेशन के लिए भी ये यूजफुल है। ट्रिपल बॉन्ड H प्लस Br माइनस निकल जाएगा, HBr निकल जाएगा एलिमिनेशन करके, राइट। ये रीजन्स भी नोट करो।